आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएमसी द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइंस बनाई गई हैं डॉक्टर्स के लिए जो हम सबको पता होनी चाहिए। ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न जाने कौन सा पॉइंट आपको काम आ जाए ना आपकी जान बचा ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएमसी रजिस्ट्रेशन की। आपकी डिग्री आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के पास डॉक्टर्स की डिग्री रजिस्टर होती है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हो जब आप इंटर्नशिप में होते हो, उसको कहते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने डिग्री ले ली तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज का आपको ध्यान रखना है वो है क्रेडिट पॉइंट्स। एनएमसी का ये रूल है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को हर 5 साल में रिन्यू कराएंगे एंड हर 5 साल में आप उन्हें दिखाएंगे कि आपने कितने क्रेडिट पॉइंट्स जमा किए। अगर आपने 30 या उससे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स जमा किए हैं तो ही आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा। अगर उससे कम जमा किए हैं तो वो रिन्यू नहीं हो पाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि कई सारे डॉक्टर्स को, स्पेशली ग्रेजुएट्स को, ये रूल के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि कॉन्फ्रेंसेस क्यों अटेंड करनी चाहिए एंड क्यों क्रेडिट पॉइंट जमा करने चाहिए। 5 साल बाद जब आपके रिन्यूअल का टाइम आएगा तब आप रियलाइज करेंगे कि ओहो, अब तो आपको 30 पॉइंट चाहिए है एंड आपके पास कोई तरीका ही नहीं है फटाफट इतने पॉइंट्स जमा करने का। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर 6 महीने के लिए आपको 2 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एवरी ईयर 4 क्रेडिट पॉइंट्स। एंड अगर 3 साल की आपकी स्पेशलिटी ट्रेनिंग है तो 12 क्रेडिट पॉइंट्स ओनली फॉर डूइंग योर पीजी। एनएमसी द्वारा ये मैंडेटरी है कि आप उसी सिस्टम की मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसकी आपकी डिग्री है। अब रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है हम सबको मालूम है, बट एटलीस्ट आपको कायदे कानून पता होने चाहिए so that you know कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी क्लिनिक सेटअप करते समय। आपको अपनी क्लिनिक में क्लियरली डिस्प्ले करना चाहिए कि आपके कंसल्टेशन चार्जेस, ड्रेसिंग चार्जेस, कोई और ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या है। पेशेंट को आपसे ट्रीटमेंट लेने के पहले ये पता होना चाहिए। अगर पेशेंट आपकी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप उसे रेस्पेक्टफुली रिफ्यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। आपको ये भी क्लियरली लिखना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके क्लिनिक में अवेलेबल नहीं है। इससे पेशेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट होता है एंड उन्हें क्लियरली समझ आ जाता है कि आपकी क्लिनिक में कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट नहीं होता है। दूसरे डॉक्टर से, डायग्नोस्टिक सेंटर से, फार्मेसी से कमीशन जमा करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप अपने क्लिनिक के बाहर अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने लेटर हेड पे सिर्फ वही डिग्रीज लिख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। टेक्निकली आपकी एमबीबीएस की डिग्री रजिस्टर होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको एडिशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं वो भी रजिस्टर्ड होता है, एंड कुछ ऐसे डिप्लोमास हैं जिनको आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा सकते हैं, सिर्फ वही लिखना अलाउड है। कुछ डॉक्टर्स को लगता है कि उनके नाम के आगे वो जितनी लंबी डिग्रियां लिखेंगे उतने ज्यादा पेशेंट आएंगे, बट टेक्निकली ये गलती में गिना जाएगा क्योंकि एक तरीके से आप पेशेंट को मिसलीड कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे डिप्लोमास एंड कोर्सेज का नाम लिख के जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं। तो ये वीडियोस बनाते बनाते मुझे समझ आया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी मेडिकल टेक्स्ट बुक हमें नहीं सिखाती। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। सो आई वेंट अहेड एंड आई मेड अ नाइस लिटिल हैंडबुक दैट आई कॉल द यंग डॉक्टर्स हैंडबुक, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है चेकलिस्ट के फॉर्म में, जो कि आप इजिली पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको अपने करियर में आगे क्या करना चाहिए। And I strongly believe that will be really helpful for not just medical students but any doctor who wants to understand कि आजकल के ज़माने में प्रैक्टिस करने के क्या तौर तरीके। So if you want to check that out, you will find the link in the description box. And now let's go back to the video. well, मैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री लिखता हूँ, MS जनरल सर्जरी की डिग्री लिखता हूँ, एंड मैंने जो लैप्रोस्कोपी की फेलोशिप करी है वो भी MUHS यूनिवर्सिटी यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी से की है, तो मैं वो डिग्री लिखता हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास और भी कई डिप्लोमाज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनको मैं अपनी डिग्री के साथ नहीं जोड़ता। वो जाते हैं मेरे सीवी में जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने कौन कौन से एडिशनल क्वालिफिकेशंस जमा किए। थर्ड सबसे कॉमन चीज जिसमें डॉक्टर्स फंसते हैं वो है प्रेस्क्रिप्शन लिखने में। हम डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बहुत ही इनफेमस है, तो हमें ऐसा लगने लगा है कि एज अ डॉक्टर हमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की कोई जरूरत नहीं। आई वाज शॉक्ड टू सी कि एनएमसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हो वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए एंड जेनेरिक मेडिसिन के नाम लिखने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज लिख रहे हो वो ढंग से सब लोग पढ़ पा रहे हैं। अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ उनको पढ़वा के चेक करवा लो, पेशेंट से पढ़वा के चेक करवा लो, एंड अगर फिर भी आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधर रही है तो डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दो।
आप अपनी क्लिनिक में दवाइयाँ रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनको आपने दवाई लिख के दी। आप उसको किसी कमर्शियल फार्मेसी की तरह नहीं चला सकते विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। एक कमर्शियल फार्मेसी में और आपकी क्लिनिक में जो दवाइयाँ रखी हैं उनमें ये फर्क है कि कमर्शियल फार्मेसी में कोई भी व्यक्ति आके प्रेस्क्रिप्शन दिखा के दवा ले सकता है, वेरएज़ आपकी क्लिनिक में जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ वही पेशेंट ले सकते हैं जिनको आपने दवा लिखी। आपको रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन फॉलो करना है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही दवाइयाँ आप देंगे। उसमें भी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, जो स्टैंडर्डाइज कॉम्बिनेशन है, वही आपको यूज़ करने हैं। आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो कि वेरीफाइड नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, या ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मुलेशन है जो कि सिर्फ आपके यहाँ मिलता है। नेक्स्ट हम डॉक्टर्स फंसते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो रूल्स कहते हैं कि आपके पास पेशेंट का डेटा कम से कम 3 साल तक जमा रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर कोई भी अथॉरिटी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप विद इन 5 डेज वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं तो हर एक इशू किए हुए सर्टिफिकेट का आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है कि कंसेंट एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी जान बचा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके लिए आप चाहे जितना भी छोटा प्रोसीजर क्यों ना कर रहे हो, करने के पहले उसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। कंसेंट में आपको लिखना है कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या थे पेशेंट के पास जो कि आपने समझाए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि कंसेंट में पेशेंट का नाम, आपका नाम, प्रोसीजर का नाम एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम के साथ। एक बार आपने सही से कंसेंट ले ली, फिर आप अपना प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में एज अ डॉक्टर आप ट्रीटमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट की जान बचने वाली है तो। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या स्पेशलिटी है, बट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एटलीस्ट पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे एंड उसके बाद आप उसको आगे रेफर करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन में आप बिना कंसेंट लिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर पेशेंट कंसेंट देने की हालत में नहीं है तो, एंड उसके साथ में और कोई व्यक्ति भी नहीं है तो। बट अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल है तो पेशेंट के बिहाफ पे आप उसकी कंसेंट ले सकते हैं, या आप अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए बिना कंसेंट लिए आपने प्रोसीजर किया बिकॉज वो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग था। अब समझ लेते हैं कि प्रोफेशनली आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है जब आप पेशेंट्स के साथ बात करते हैं या डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं। तो जब आप पेशेंट के बारे में बात करते हैं अपने कलीग से या किसी असिस्टेंट से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि पेशेंट का नाम रिवील होने पे उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए, 4 लोगों के बीच में पता चल जाए कि ये फलाने पेशेंट को ये फलानी बीमारी, एंड अगर आपकी वजह से ऐसा होता है तो आपको रूल तोड़ने के लिए पकड़ा जा सकता है। आप जब भी पेशेंट की बीमारी एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे पेशेंट को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, असिस्टेंट्स को, तो आपको जो स्टेटस ऑफ बीमारी है उसको वैसे ही बताना है, ना आपको उसे बढ़ा चढ़ा के बताना है, ना आप उसको कम करके बता सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं, ये डर में कि अगर पेशेंट पूरी चीज समझ जाएगा तो वो डर जाएगा एंड उनसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा। ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर्स कभी कभी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बीमारी बताते हैं जिससे कि पेशेंट जो है वो तुरंत ही उनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे। इन आइदर केस अगर आपको पकड़ा गया तो यू विल बी फाउंड एट फॉल्ट, बिकॉज आजकल हर पेशेंट आपसे ओपिनियन लेने के बाद 2, 4, 10 और डॉक्टर से मल्टीपल ओपिनियन लेता है। आप पब्लिकली पेशेंट के सामने किसी दूसरे डॉक्टर की या उसके सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुराई नहीं कर सकते। अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है दूसरे डॉक्टर के साथ तो आपको उसको प्राइवेटली सॉल्व करना है, ना कि पेशेंट के सामने उसकी बुराई करनी। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है सेकंड ओपिनियन लेने या किसी दूसरे डॉक्टर ने आपके ओपिनियन के लिए भेजा है, तो आपको एक क्लियरली मेंशन करना है कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं या आप पेशेंट के फर्दर ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रह जाते हैं कि एक डॉक्टर ने उनको दूसरे डॉक्टर के पास क्यों भेजा है, क्या सिर्फ उनकी बात सुन के आना है या आगे का ट्रीटमेंट वो दूसरे डॉक्टर करने वाले। नॉट टू मेंशन पेशेंट के साथ या किसी दूसरे कलीग के साथ सेक्सुअल बाउंड्री वायलेट करना इज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस मिसकंडक्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतने कायदे कानून फॉलो करने से तो अच्छा है कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मैं रीले बनाऊंगा, ब्रांड डील्स करूंगा, पेशेंट्स को एजुकेट करूंगा, तो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। एनएमसी ने डॉक्टर्स के लिए सोशल मीडिया यूसेज पर भी गाइडलाइंस बनाई। आप सोशल मीडिया पे सिर्फ पेशेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं,
आप उन्हें अपनी सर्विसेज के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स, बिफोर आफ्टर इमेजेस, प्रोसीजर की इमेजेस या वीडियोस या ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं डाल सकते जहां पे कि पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील होती है या जो देखने वाला व्यक्ति है वो मिसलीड होकर आपकी क्लिनिक में आ जाता है क्योंकि आपने कोई बहुत ही ऑसम ट्रीटमेंट अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया है। आप ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे कि अगर आपसे ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% उनका सक्सेसफुल इलाज होगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया डॉक्टर्स को कैसे यूज करना चाहिए सही तरीके से, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा पूरी चीज समझने के लिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो व्हाट्सएप पे कंसल्टिंग करते हैं, अक्सर रिपोर्ट पढ़ के दवाइयां बताते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज आप जो कर रहे हैं वो गलत तरीके की टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन यानी कि ऑनलाइन मेथड्स द्वारा किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, ये टेक्निकली अलाउड है, बट एनएमसी ने इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए किसी ऑफिशियल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पे। आप जो भी दवाइयां बता रहे हो वो एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के रूप में जानी चाहिए, जिसपे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके क्लिनिक का एड्रेस वगैरह बाकी डिटेल्स मेंशन है। अभी तक मैंने जो भी बातें करी है, अगर आप उन पे और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आपको सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में कहीं भी एडवर्टीजमेंट देना है अपनी क्लिनिक के बारे में, तो सिर्फ बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आप कर सकते हैं। अगर आप नई क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो, अगर आपकी क्लिनिक का एड्रेस चेंज हो रहा है तो, अगर आप लंबे समय तक छुट्टी जा रहे हैं एंड जब आप छुट्टी से वापस आने वाले हैं, या आप जो फीस चार्ज करते हैं उसमें कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही आप पब्लिक के सामने अपनी क्लिनिक का नाम एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी किस्म की डायरेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। जहां तक फार्मा कंपनीज की बात आती है, मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ऑब्वियस है कि उनसे कमीशंस लेना, फेवर्स लेना, अलग अलग किस्म की छुट्टियों पे जाना, गिफ्ट लेना, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि अगर आप कोई टॉक लेने जा रहे हैं या कोई लेक्चर लेने जा रहे हैं जो कि फार्मा द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मान लीजिए कि आप किसी दवाई के बारे में या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिसके के इंस्ट्रूमेंट्स कोई कंपनी बनाती है, तो आपको क्लियरली डिक्लेयर करना है अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड उसी की वजह से आपको आज ये टॉक लेने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपका दिमाग ऑलरेडी भारी हो गया इतनी सारी इंफॉर्मेशन से, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको डॉक्टरी के साथ साथ बेसिक लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। एज अ डॉक्टर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको MTP एक्ट, PCPNDT एक्ट, एपिडेमिक डिसीजेस के क्या लॉज हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के क्या लॉज हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कि मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, उसके ऊपर कोई अटैक किया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लिख के देना है पेपर पे, इसकी एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जनरली सबसे सेफ होता है चीजों को क्लियरली डिस्क्राइब करना, जैसे पेशेंट ने आपको बताया एंड जैसे आपने चीजें ऑब्जर्व करी उसकी फाइंडिंग लिखना। लिखने के साथ साथ आप डायग्राम बना सकते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनएमसी ने आपकी पर्सनल वेलबींग से रिलेटेड गाइडलाइंस भी बनाई। उनका कहना है कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर किसी कारणवश आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो फिजिकल ट्रीटमेंट हो या मेंटल हेल्थ का कोई ट्रीटमेंट हो, एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, तो उतने समय के लिए आपको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड मैंने डॉक्टर्स के करियर गाइडेंस के ऊपर और भी कई वीडियो बनाए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगी। So make sure you check out those videos as soon as you finish this one. अगर आपको लगता है कि काश आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता जहां पे ये सब चीजों के बारे में आप और ओपनली डिस्कस कर पाते, तो you will find link to my WhatsApp group in the description box. Also, if you sign up for my newsletter, तो you will get a free checklist जिसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपके पास एक रेडी कॉपी हो सकती है रेफर करने के लिए जब भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन आए।